अगर आपने पिछले कुछ सालों में ट्विटर, फेसबुक या फिर चलो ज्यादा दूर नहीं जाते, अगर फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप देखा हो तो आपने एक चीज डेफिनेटली नोटिस की होगी। किसी भी पॉलिटिकल इशू पर लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो किसी नेता या पार्टी को सपोर्ट करते हैं, गलती होने पर उसको क्रिटिसाइज भी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पसंदीदा नेता या पार्टी के अगेंस्ट कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। चाहे कितने भी फैक्ट सामने रख दिए जाएं, उनके लिए उनका नेता या पार्टी हमेशा सही होते हैं। सोशल मीडिया, डिबेट्स और अब तो पार्लियामेंट में भी ऐसे लोगों को अंधभक्त कहा जाता है। मजेदार बात पता है क्या है? इसे हर खेमा दूसरे खेमे पर फेंकता है। आपके लिए जो अंधभक्त है, आप उसके लिए भी अंधभक्त हो सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि अंधभक्त कौन है, सवाल ये है कि अंधभक्ति है क्या। तो चलो आज के एक्सप्लेनर में इसे समझते हैं और जाते हैं इस वर्ड की हिस्ट्री में, जहां हम देखेंगे ये शब्द आया कहां से, कैसे इसका रिलेशन हमारे पूर्वजों से है। ऑल्सो थोड़ा सा देखेंगे इसे साइकोलॉजी के लेंस से, ये समझने के लिए कि स्मार्ट लोग भी आंख बंद करके क्यों फॉलो करने लगते हैं, कैसे नेता और लीडर्स इसका फायदा उठाते हैं और इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलो इस शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये आया कहां से। भक्ति वर्ड आया है संस्कृत की धातु भज से, जिसका मतलब होता है हिस्सा लेना, साथ होना, यानी बेसिकली किसी में शामिल होना। यानी इसका मतलब सिर्फ पूजा या किसी के आगे सरेंडर करना नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना था। इसी सोच से आगे चलकर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। 7th से 10th सेंचुरी के बीच सदर्न इंडिया से शुरू हुई ये मूवमेंट बाद में पूरे देश में फैल गई। कबीर, रविदास, गुरु नानक, मीरा और तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने लोगों से कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए या मिडिलमैन की जरूरत नहीं है। कबीर ने अंधविश्वास और कर्मकांड की आलोचना की, रविदास ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और गुरु नानक ने कर्म को जन्म से ऊपर रखा। तो देखा जाए तो भक्ति मूवमेंट असल में भारत का पहला साइलेंट रिवॉल्यूशन था, जो उस करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, जो सदियों से आम आदमी से कहती आ रही है कि सोचो मत, बस मानो, सवाल मत करो, बस सिर झुकाओ। यानी जिस भक्ति की शुरुआत सवाल पूछने और करप्ट सिस्टम को चैलेंज करने से हुई थी, आज उसी शब्द के आगे अंध लगते ही उसका मतलब हो गया है बिना सवाल किए किसी भी सिस्टम, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या आइडियोलॉजी, उसके पीछे चलना। अब देखो, अगर ओरिजिनल भक्त सिस्टम से सवाल पूछने वाले थे, तो आज के लोग जिसके पास इंटरनेट और सारी इंफॉर्मेशन है, वो सवाल पूछने से इतना डरता क्यों है? इसका जवाब किसी पॉलिटिकल साइंस की बुक में नहीं, हमारी बायोलॉजी और लाखों साल पुराने इवोल्यूशन में छुपा है। अब देखो, हम इंसानों का दिमाग कोई आज या कल में तो नहीं बना है। ये लाखों साल पहले हंटर गैदरर सोसाइटीज में डेवलप हुआ था। यानी कि उस जमाने में जब इंसान गुफाओं और जंगलों में रहता था। उस टाइम में ना तो पुलिस थी, ना हॉस्पिटल और ना कोई गवर्नमेंट। ऐसे में अकेले रहने का सीधा सा मतलब था मौत। ऐसे में किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत थी उसका ग्रुप या उसकी ट्राइब। सर्वाइवल के लिए ट्राइब का हिस्सा बनना एक चॉइस नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मजबूरी और ज़रूरत थी। और उस ट्राइब का हिस्सा बने रहने की सबसे बड़ी और इकलौती कंडीशन थी कबीले के सरदार यानी लीडर और उसके बनाए रूल्स के प्रति एब्सोल्यूट लॉयल्टी। सरदार के फैसले पर सवाल उठाने का मतलब था कबीले से निकाल दिए जाना, और कबीले से निकाल दिए जाने का मतलब था अगेन मौत। हमारा दिमाग इसी खौफ के साथ वायर्ड हुआ है। बायोलॉजिस्ट E.O. विल्सन अपनी बुक ऑन ह्यूमन नेचर में इंसान को एक सोशल स्पीशीज बताते हैं। यानी हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने और अपने ग्रुप में अपनी जगह सिक्योर रखने के लिए डेवलप हुआ है। यही वजह है कि आज भी हम लगातार नए नए ट्राइब्स बनाते रहते हैं। पहले इसे शिकार के लिए बनाते थे, आज ये धर्म, क्रिकेट टीमों, कॉलेजों, ऑनलाइन कम्युनिटीज और पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में दिखाई देते हैं। चेहरे बदल गए हैं, लेकिन दिमाग का पैटर्न लगभग वही है। तो क्या हम सब सिर्फ अपने दिमाग और डीएनए के गुलाम हैं? अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ कम पढ़े लिखे या गरीब लोग ही बहकावे में आकर अंधभक्त बनते हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है?
हम मानते हैं कि सही फैक्ट्स, डेटा और लॉजिक किसी का भी ओपिनियन बदल सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। कई बार जितना ज्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान इंसान होता है, उतना ही वो अपने पहले से बने बिलीफ्स को सही साबित करने लगता है। 1971 में ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हेनरी ताजफेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने स्कूली बच्चों को ऐसे दो ग्रुप में बांट दिया जिनके बीच कोई असली फर्क नहीं था। कई मामलों में तो सिर्फ फेवरेट पेंटिंग के भरोसे पर ग्रुप बना दिया गया। इसके बाद उन बच्चों से कह दिया गया कि वो दो अननोन बच्चों के बीच में रिवॉर्ड पॉइंट्स बांटे। पता है इसका रिजल्ट क्या था? ज्यादातर बच्चों ने अपने ही ग्रुप के बच्चे को ज्यादा पॉइंट्स दिए। कई बार उन्होंने ऐसा ऑप्शन भी चुना जिसमें उनके ग्रुप को थोड़ा कम फायदा होता था, लेकिन दूसरे ग्रुप को उससे भी कम मिलता था। यानी उन्हें अपने फायदे से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि दूसरा ग्रुप ज्यादा फायदा ना उठा ले। यहीं से ताजफेल और जॉन टर्नर ने सोशल आइडेंटिटी थ्योरी दी। इसके मुताबिक इंसान अपनी पहचान सिर्फ मैं कौन हूं से नहीं, बल्कि मैं किस ग्रुप का हिस्सा हूं इससे बनाता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी या नेता को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेता है, तो उस नेता की आलोचना उसे सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं लगती, बल्कि अपनी पहचान पर हमला महसूस होती है। यहीं से पॉलिटिकल पॉलिसीज की बहस पहचान की लड़ाई में बदल जाती है। लेकिन एक सामान्य सपोर्टर धीरे धीरे हर फैक्ट को इग्नोर कैसे करने लगता है, इसका सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है जोनस्टॉन मैसेकर। 18 नवंबर 1978 साउथ अमेरिका के छोटे से देश गयाना के जंगलों में बसी एक कॉलोनी थी जोनस्टॉन। बाहर की दुनिया के लिए ये एक आइडियल सोसाइटी का सपना थी, जहां रहने वाले लोग मानते थे कि उनके लीडर जिम जॉन्स उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कुछ ही घंटों में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। अधिकतर लोगों ने साइनाइड मिला ड्रिंक पी लिया था। लेकिन क्यों? बिकॉज उनके लीडर ने उनसे ये करने के लिए कहा था। हैरानी की बात यह है कि जोन्स के ज्यादातर फॉलोअर्स शुरुआत से कट्टर या अंधविश्वासी नहीं थे। वो टीचर्स, लेबरर्स, परिवार वाले और पढ़े लिखे आम लोग थे। वो उससे जुड़े क्योंकि वो बराबरी और सोशल जस्टिस की बातें करता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी पूरी सोशल लाइफ उसी ग्रुप तक सीमित हो गई थी और भरोसा ब्लाइंड फेथ में बदल गया। अब सवाल यह है कि जब किसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी किसी बिलीफ से जुड़ जाए और फिर उसके खिलाफ ठोस सबूत सामने आ जाए, तो दिमाग क्या करता है? इसका जवाब 1954 में साइकोलॉजिस्ट लियोन फिस्टिंगर ने अपनी स्टडी व्हेन प्रोफेसी फेल्स में दिया है। उन्होंने कल्ट को स्टडी किया जिसकी लीडर दावा करती थी कि 21 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी और एक यूएफओ सिर्फ उनके फॉलोअर्स को बचाने आएगा। इस भरोसे में लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, घर बेच दिए। फिर 21 दिसंबर का दिन आया और गैस करिए क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ना दुनिया खत्म हुई, ना कोई एलियंस आए। अब बेसिक लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि लोगों को मान लेना चाहिए था कि वो बेवकूफ बने हैं और उनका लीडर फ्रॉड था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि उनके लगातार पूजा पाठ करने की वजह से ही भगवान ने खुश होकर दुनिया को माफ कर दिया है। उन्होंने अपने लीडर को फ्रॉड मानने के बजाय उसका और जोर शोर से प्रमोट करना उसे शुरू कर दिया। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब किसी इंसान के डीपली हेल्ड बिलीफ्स के खिलाफ ठोस सबूत सामने आते हैं, तो दिमाग उसे लगभग शारीरिक दर्द जैसा महसूस कराता है। उस दर्द से बचने के लिए कई लोग अपने बिलीफ्स नहीं बदलते, बल्कि फैक्ट्स को ही गलत साबित करने लगते हैं। यही वो मोड़ है जहां सपोर्ट धीरे धीरे अंधभक्ति में बदलने लगता है। अब जब हमारा खुद का दिमाग, हमारी बायोलॉजी इस तरह से वायर्ड है, तो पॉलिटिशियंस और लीडर्स इस लूप होल का जानबूझकर फायदा कैसे उठाते हैं? इसे 3 फैक्टर से समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाए कि उनका नेता कोई आम इंसान नहीं, बल्कि लगभग भगवान जैसा है। उसकी फोटो हर घर, हर ऑफिस में हो, उसको क्रिटिसाइज करना अपराध हो और उसकी हर बात अंतिम सच मानी जाए। तो सुनने में स्ट्रेंज लगता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में 3 जनरेशन से किम डायनेस्टी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जर्मन सोशलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने इसे कैरिज्मेटिक अथॉरिटी कहा था, यानी ऐसी सोसाइटी जहां लोग नेता की पॉलिसीज पर नहीं, बल्कि उसके करिश्मा पर भरोसा करने लगते हैं। धीरे धीरे हर सक्सेस का क्रेडिट नेता को मिलता है, जबकि हर फेलियर का ब्लेम किसी और पर डाल दिया जाता है।
ऐसे में लीडर से सवाल पूछना नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि गद्दारी जैसा फील करने लगते हैं। इसका दूसरा फैक्टर है स्केपगोटिंग, यानी जनता के गुस्से के लिए एक बलि का बकरा बनाना। 1930s में इकोनॉमिक रिसेशन से सफर कर रहे जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी इस हालत की वजह गवर्नमेंट के पॉलिसीज नहीं, बल्कि ज्यूज हैं। जनता का गुस्सा असली समस्याओं से हटकर एक कम्युनिटी पर हो गया और आगे इसका रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा था। आज भी दुनिया भर की राजनीति में यही स्ट्रैटेजी अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। जब लोग महंगाई बेरोजगारी से परेशान होते हैं तो उनका ध्यान किसी दूसरी कम्युनिटी, ऑपोजिशन या पुराने लीडर की तरफ मोड़ दिया जाता है। हमारे दिमाग के ठीक बीचों बीच एक बादाम के आकार का छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। इसे हमारे दिमाग का फायर अलार्म सिस्टम समझा जा सकता है, जो डर को प्रोसेस करता है। ऑथर डैनियल गोलमैन ने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में एमिगडाला हाइजैक नाम के एक फिनोमेना को मेंशन किया है। पॉलिटिशियंस पब्लिक को हमेशा किसी न किसी चीज से डराते हैं, जिसे कहते हैं फियर पॉलिटिक्स। साइंस कहती है कि जब आपको डराया जाता है तो आपका एमिगडाला हाईजैक हो जाता है और एक्सट्रीम डर की वजह से उस हालत में ह्यूमन ब्रेन का लॉजिक सेंटर, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। ऐसे समय में लोग सवाल कम पूछते हैं और सुरक्षा का वादा करने वाले मजबूत नेता पर जल्दी भरोसा करने लगते हैं। 11 सितंबर 2001 के अटैक के बाद पूरा अमेरिका डर के माहौल में था। उसी समय प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की अप्रूवल रेटिंग लगभग 90% तक पहुंच गई और पेट्रियट एक्ट जैसे स्ट्रिक्ट लॉज भी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया गए। ये उसी का एग्जाम्पल था। लेकिन पिछले 10-15 सालों में एक ऐसी चीज आई जिसने इन तीनों रणनीतियों को पहले से कई ज्यादा ताकतवर बना दिया, जिसे आप, मैं और हम सब इस्तेमाल करते हैं। पता है क्या? सोशल मीडिया। आज इंटरनेट एक आउटरीच इकोनॉमी पर चलता है, यानी टेक कंपनियों को आपके खुश होने से नहीं, बल्कि आपके ज्यादा देर स्क्रीन पर टिके रहने से फायदा होता है और सबसे ज्यादा एंगेजमेंट गुस्सा पैदा करने वाले कंटेंट लाता है। इंटरनेट एक्टिविस्ट एली पेरिसर ने अपनी बुक द फिल्टर बबल में बताया है कि सोशल मीडिया हमें पूरी दुनिया नहीं दिखाता, बल्कि एक एको चैम्बर या चारों तरफ से बंद कमरे में बंद कर देता है। जैसे अगर आप ऑनलाइन एक जूता सर्च करें तो अगले कई दिनों तक हर जगह उसी एक एड को आप देखेंगे। पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपने किसी नेता या पार्टी के समर्थन में एक वीडियो देखा या लाइक किया तो एल्गोरिदम आपको लगातार उसी तरह का कंटेंट दिखाने लगता है। जो भी पोस्ट या फैक्ट आपके अगेंस्ट है उसे आपकी स्क्रीन से हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। रिजल्ट, इंसान को लगने लगता है कि पूरी दुनिया बिल्कुल वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ। 2001 में फेसबुक की एक्स वर्कर फ्रांसिस हॉगेन ने अपनी कंपनी के इंटीग्रल डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे, जिनसे पता चलता है कि एल्गोरिदम को मालूम था कि गुस्सा भड़काने वाला कंटेंट सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लाता है। जब कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा नेता के बचाव में पोस्ट करता है और उसे सैकड़ों लाइक्स या रीट्वीट्स मिलते हैं तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यही केमिकल नशे और जुए खेलते टाइम पर भी सिक्रीट होता है। धीरे धीरे इंसान सच या फैक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि अपने अगले डोपामिन हिट के लिए लड़ने लगता है। इस पूरी साइकोलॉजी, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी के कॉकटेल का सबसे बड़ा नुकसान आज हमारी सोसाइटी भुगत रही है। इसका सबसे पहला नुकसान है अफेक्टिव पोलराइजेशन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट शेंटो एंगर ने बताया कि जब सोसाइटी इमोशनली बढ़ जाती है तो लोग सामने वाले को सिर्फ अलग थॉट वाला इंसान नहीं मानते, बल्कि देशद्रोही, दुश्मन या बुरा इंसान समझने लगते हैं। जिस दिन सामने वाला दुश्मन लगने लगे उस दिन बातचीत खत्म हो जाती है। किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा बेस डायलॉग होता है और जहां डायलॉग खत्म हो जाता है वहां समाज टूटना शुरू हो जाता है। दूसरा और सबसे प्रैक्टिकल नुकसान है डेथ ऑफ अकाउंटेबिलिटी।
डेमोक्रेसी का सीधा रूल है, जनता टैक्स देती है और नेता उस पैसे से जनता के लिए काम करता है। लेकिन अंधभक्ति इस रिश्ते को उल्टा कर देती है। मान लीजिए करोड़ों रुपए से बना एक पुल पहली ही बारिश में गिर जाता है। नॉर्मल डेमोक्रेसी में जनता सड़क पर उतरकर अपने विधायक या सांसद से जवाब मांगती, लेकिन अंधभक्ति के दौर में लोग नेता से सवाल पूछने के बजाय सोशल मीडिया पर किसी 500 साल पुराने मुद्दे पर लड़ रहे होते हैं। और अगर कोई सवाल पूछ भी ले तो समर्थक ही नेता की नाकामी को डिफेंड करने लगते हैं। बारिश ही बहुत ज्यादा थी, पुराना सिस्टम खराब था, याद है जोन्सटोन? सही सवाल ये नहीं कि लोग एक दिन में अंधभक्त कैसे बन गए, बल्कि ये है कि वो धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचे कैसे। पहले भरोसा बनता है, फिर वही पहचान बन जाती है और सवाल पूछना अपनी ही पहचान पर सवाल उठाने जैसा लगता है। आज यही प्रोसेस सोशल मीडिया, यूट्यूब और हमारे अपने दिमाग में भी चल रहा है। इसलिए नेता का समर्थन कीजिए, लेकिन अपनी सोच उसके हवाले मत कीजिए। शायद यही फर्क है एक समर्थक और एक अंधभक्त के बीच। इस पर आपके क्या थॉट्स है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए एंड कीप वॉचिंग जिंदाबाद।